वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे एपीसी अपोजिशन की, और ईद के बाद जहां अपोजिशन एपीसी बुलाने जा रही है वहां सवाल ये है कि क्या हुकूमत इसका मुकाबला सख्ती से करेगी या फिर अवाम के जो माशी मसाइल हैं, दिगरगू सूरत हाल है इस वक्त माशी तौर पर पाकिस्तान के अवाम की, उस पर तवज्जो देगी। असल अगर हम अवाम को देखें तो एक टेनिस की गेम है, उसमें हम देखते हैं कि जब एक बॉल इधर से उधर जा रहा था, इधर से उधर जा रहा था, कभी एक खिलाड़ी कभी दूसरे खिलाड़ी की तरफ, तो तमाशाई जो बैठे देख रहे होते हैं वो कभी इस जानिब देखते हैं कभी उस जानिब देखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की सूरत हाल माशी तौर पर कुछ इस तरह हो गई है कि वो कभी अपोजिशन को अपना मसीहा समझती है, कभी हुकूमत को अपना मसीहा समझती है, और दोनों जानिब उसका जो है देख देख के अब तो बुरा हाल हो चुका है। और उसको वो ये अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर इनमें से हमारा मसीहा कौन है और कौन हमारे हक के लिए आवाज उठाएगा। जो जहां तक एपीसी की बात है, पीटीआई की जो अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के साथ वो एपीसी बुलाना चाह रही है, उसके हवाले से एक निजी टीवी चैनल को जो वजीर आजम के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हम ने ये जिम्मेदारी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंप दी है कि वो पीटीआई से मुज़ाकरात करे, और अगर पीटीआई मानती है तो कौमी सलामती का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं है, हम दोबारा भी बुला सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शहजाद साहब आपसे पूछूंगा कि आपको लगता है कि जो जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को दी गई है वो इसको निभा पाएंगे अच्छे तरीके से? जी बिल्कुल। अगर तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये जाहिर है बात की है तो मुशावरत से की होगी, तो बिल्कुल वो सालसी का किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभा सकेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान को कायल करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत अहम किरदार जो है वो अपना अदा किया था। उस वक्त ये था कि रात गए तक बल्कि सुबह हो जाती थी, एक जमात जो है मौलाना फजल रहमान साहब के घर से निकलती थी और दूसरी आ जाती थी, और वहां पर जो सारे मामलात जो सेटल किए गए थे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को दीनी मदारस के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना, अगर वो ना दूर किए जाते तो वो 26वीं आईनी तरमीम आज मंजूर ना होती, और इसमें बहुत बड़ा जो किरदार था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था। अब जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इसके लिए उन्होंने बिलावल भुट्टो को कहा है और मुशावरत हुई है, और बिलावल भुट्टो जरदारी को पीटीआई को मनाने के लिए जो सालसी का किरदार अदा करने का कहा है, तो मैं यहाँ ये समझता हूँ कि जरूर बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात के ऊपर उनको कायल कर लेंगे, मगर इसमें सबसे बड़ा जो इबहाम पाया जाता है वो ये है कि वो बात करेंगे पीटीआई से। पीटीआई है, उसके साथ उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, उसमें हमद रजा हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान भी हैं, उसमें महमूद खान अचकजई हैं, उसमें शाहिद खान अब्बासी, काफी सारे लोग हैं। बात यहाँ पे जो आके फंस जाती है ना, हर आदमी का एक अपना मफाद है, उनका एक एजेंडा नहीं है। पीटीआई का अपना एजेंडा है, वो है इक्तदार। ठीक है, मौलाना फजल रहमान उनको इस इक्तदार में साथ कभी नहीं देंगे, वो इसके लिए नहीं हो सकेंगे। अब बात आती है मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात किस चीज पे होने हैं। पहले भी एक खसूसी कमेटी बनाई गई थी, उसमें अपोजिशन को बुलाया गया था, मगर अपोजिशन जो पीटीआई की जमात थी वो 3 इजलासों के बाद चौथे इजलास में नहीं आई, जबकि वो हतमी एक इजलास हो सकता था। मामला यहाँ पे ये खराब होता है कि जहां बानी पीटीआई है, वो मेरा अपना एक नजरिया है, ये मेरा एक तजिया है, वो खुद से ही बाहर आना नहीं चाहते, वो एक अफरा तफरी का बाहर माहौल बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन बानी पीटीआई खुद से इस बात पे राजी हो गए कि हम मुज़ाकरात में बैठे, जो हुकूमत ने ऑफर की है कि हम आपको साथ बिठाना चाहते हैं, उन्हें पता है जिस दिन मैं बाहर आ गया मेरी पॉपुलैरिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर बाहर अब उबाल अगर है वो तो इसी चीज के ऊपर उबाल है कि खान अंदर है, खान अंदर है, इसी के ऊपर तहरीकें चल रही हैं, इसी के ऊपर बाहर फंडिंग हो रही है, इसी के ऊपर जलसे जुलूस और हंगामा न जाने क्या क्या बरपा हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि मुज़ाकरात कर लें, कोई उसका नतीजा नहीं निकलेगा। ये सालसी का किरदार बिलावल भुट्टो का अगर आपने सवाल किया, वो अपने तरीके से ऐसा तरीके से निभा लेंगे, लेकिन इसमें से निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक मफाद है। सही है, सही है। जितू साहब, ये जो बिलावल भुट्टो को दावत दी है उन्होंने, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि वो सालसी का किरदार अदा करेंगे। हमने देखा कि माजी में कोशिश की जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कि सालसी का किरदार अदा करे, लेकिन शायद उस तरह से वो किरदार अदा नहीं कर सके। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस पे कामयाब हो जाएंगे? दूसरी तरफ अगर हम
सिंध की बात करें तो सिंध में भी पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी में कमी वाकया हो रही है, रैपिडली उनको थोड़ा नुकसान देखने में आ रहा है। क्या इस तरीके से वो अपनी भी सियासत चमकाना चाह रहे हैं कि सिंध में एक दूसरी जानिब अगर हम देखें तो उन्होंने जलसों का भी ऐलान किया है, ईद के बाद जो है वो सिंध में रैपिड वो जलसे भी करेंगे। इस सारे मामले को अगर हम समझना चाहें तो इसमें ना दो अलग अलग पहलू सही। हैं। एक पहलू ये कि जो गवर्नमेंट की जानिब से जो उनको सालिसी का किरदार दिया गया है वो इस बुनियाद पे दिया गया है कि जो नेशनल एक्शन प्लान पर फर्दर अमल होना है उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाया जाए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। अब पिछले दिनों जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें नहीं आई थी, उसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई भी उसमें नहीं आया। महमूद खान अचकज़ई के अलावा अख्तर मेंगल भी उसमें नहीं आया। तो इस तरह एक बड़ा हल्का जो है वो उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास से बाहर रह गया, जिसका मतलब ये था कि एक मुत्तफिका फैसला नहीं कहेंगे हम उसको। लिहाजा गवर्नमेंट ने दोबारा एक कोशिश की, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, कि इसमें तमाम लोगों को बिठाना चाहिए जिसको जिस बात पे एतराज़ है। ज़्यादातर हमने देखा है उसमें जो तरीक़ेकार होता है उस पर लोगों को एतराज़ होता है या उनका अपना अपना फार्मूला होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल इस मामले में आ जाते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो एक इजलास होने जा रहा है जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना है, उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और जैसे ही ये सारा काम बेहतर तरीके से हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है जिसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस तरह के हालात हमने पहले भी देखे, पहले भी बहुत सारे लोगों ने हमें कहानियाँ सुनाई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन फिर हमने देखा कि उसमें 2 मिनट भी नहीं लगे और सारे का सारा मामला सेटल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए काम करते रहें, उन लोगों के साथ बातचीत होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन लोगों को सेपरेट कर सके, वो जो इंतशार पसंद है और वो लोग जो अपने अपने नज़रियात के तहत पाकिस्तान में सियासत करते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं पीयूष पार्टी की, तो पीयूष पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये है कि सिंध के लोग पीयूष पार्टी पे एतबार नहीं करते। अलबत्ता ये अलग बात है कि वहाँ पर जो एक सिस्टम है, जागीरदाराना सिस्टम है, वडेर का सिस्टम है, बिरादरी सिस्टम है, उसकी बुनियाद पे पीयूष पार्टी में जो लोग मौजूद हैं वो लोग वोट ले लेते हैं। लेकिन सिंध के लोगों में अब बड़ी तादाद में एक तबका ऐसा है जो कि पीयूष पार्टी के जो काम है, पीयूष पार्टी को क्योंकि 20 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है सिंध में हुकूमत करते हुए, वहाँ पे बहुत सारे इलाके, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो अब भी हमेशा हमने देखा है कि सर उठाए खड़े होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीयूष पार्टी के लिए बड़ी नेगेटिव जा रही हैं। अलबत्ता पीयूष पार्टी ने अगर ये नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कोई पॉजिटिव रोल प्ले किया तो मुमकिन है कि पीयूष पार्टी को फिर कोई बूस्ट देने के लिए कोई ऐसा उनको रास्ता दिया जाए जिसकी बुनियाद पर पीयूष पार्टी के लिए दोबारा सिंध की आवाम का सामना करने की पोजीशन आ जाए। इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो सिंध में जहाँ जहाँ पीयूष पार्टी के लीडर्स ने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं या जलसे किए हैं, वहाँ पर 200-300 से ज़्यादा लोग हमें नज़र नहीं आए। तो इसका मतलब ये कि आम आदमी इस वक्त पीयूष पार्टी से मुतनफ़िर हो चुका है सिंध का। सही है, सही है। इश्ताक साहब, ये आपको लगता है जो मुज़ाकरात अब होने जा रहे हैं, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी इसमें पड़ते हैं मुज़ाकरात में, तो इससे कोई सियासी तनाव कम होगा ताकि माशी सूरत हाल की बेहतरी की तरफ हुकूमत तवज्जो दे सके और जो दहशतगर्दी का एक नासूर पनप रहा है उसके बेखुनी के लिए तवज्जो दे सके? हुकूमत की तो बिल्कुल ये कोशिश रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान गुज़श्ता रोज़ दिया, उससे कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक ऑफर की थी पीटीआई को, खसूसी तौर पर ओपोजिशन को, कि आप आएँ, आपसे हम मुज़ाकरात करते हैं और मामलात जो हैं वो आप इसको किसी जगह पर लेके जाएं। हुकूमत की तो हर तरफ से यही कोशिश है कि आप पार्लियामेंट, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास, वहाँ पर आएँ, वहाँ बैठ के आप अपने मसाइल के लिए जो है वो बात करें। मगर बात यह है कि ये किसी तरफ उसको उस रुख पे लेके जाएंगे तो तब जाएंगे। अभी आप ये देखें कि मेरे जो जाती नजरिया है उसके मुताबिक ये है कि पीटीआई के बड़े बाशऊर और अच्छे और पढ़े लिखे जो लोग हैं वो तकरीबन 50% तक जो है वो पीटीआई से मुतनफर हो चुके हुए हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं कि हर दफा धरना, हर दफा सारा कुछ करते हैं और लीडर जो है वो पीछे से भाग जाते हैं। बात यह है कि लीडर वो होता है जिसके पीछे अवाम चलती है। इनके साथ वो वक्त आने वाला है कि ये अवाम आगे चला करेगी, लीडर इनके पीछे चला करेगा। ये अपनी पार्टी को उस नहज तक जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो इनके साथ आप मुज़ाकरात कर लें, इनके साथ बात कर लें, इनका एक ही एजेंडा है जो इस वक्त इनकी सारी सूरत हाल को वाज़िया कर रहा है। देखें, पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए, बाद में आपके सियासी मामलात होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को भी जो है हुकूमत से बड़े इख्तलाफात हैं,
उसके बावजूद जिस वक्त ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है वो तमाम इख्तलाफात को बालाई ताक रख कर और वो इस में शामिल हुए हैं। बात यह है कि अगर पार्लियामेंट हाउस में ये बात की जाती है कि जी हम तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, हम मराहत दे रहे हैं, हम अलाउंसेस बढ़ा रहे हैं, तब तो आप डयाला जेल जाके अपने बानी पीटीआई से नहीं पूछते कि जी वो हमें मराहत मिलने वाली है, हमें जनाब फलां फायदा होने वाला है, हमारी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं, हम आपकी इजाजत है। वहां तो आप फ्लोर पे खड़े होकर उस बिल की मंजूरी दे देते हैं। मगर जब कौमी सलामती का कोई भी मामला आता है तो आप कहते हैं नहीं हम पहले डयाला जेल जाएंगे, हमें मुलाकात नहीं करवाने दी गई। मैं ये समझता हूं कि पीटीआई का जो वतीरा है या जो उनका रवैया है वो मैं ना मानू वाला है। और जब आप एक आदमी मैं ना मानू पे आ जाए तो वो फिर कहानियां ही सुनता है, हकीकत पे वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे और इस तरह उसको हैंडल करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस तरह उसको वो हैंडल कर पाएंगे? जी सही है, सही है। डिटो साहब, ये जो मुज़ाकरात का अमल है, चलें हम एक फोर्स ही कर लेते हैं कि शायद कामयाब हो जाए और पीपल्स पार्टी मनाने में कामयाब हो जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी शायद जेल तक चले जाएं उनसे मुलाकात के लिए बानी पीटीआई से। तो आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई की तरफ से या पीटीआई की तरफ से कोई ऐसे मुतालबात रखे जाएं शायद वो पीटीआई के लिए भी काबिल कबूल ना हो? देखिए, पीटीआई इस वक्त अपने मुतालबात रखने की पोजीशन में नहीं है, ख़ास तौर पे जिस बुनियाद पर एपीसी बुलाई जा रही है उसमें खालिस्तन जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर। अब अगर ये दहशतगर्दों के हवाले से कोई कार्रवाई करने की बानी पीटीआई से कहते हैं कि जी आप इसकी हिमायत करें, तो क्या बानी पीटीआई उनकी हिमायत नहीं करेंगे? या बानी पीटीआई फिर या तो दहशतगर्दों की हिमायत करेंगे या फिर रियासत की हिमायत करेंगे? देखिए, यहाँ पे बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। आप यहाँ पर अगर गवर्नमेंट के लिए कोई मराहत लेने जा रहे हैं या आप शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए कोई प्रोग्राम लाए हैं, उस पर अगर बानी पीटीआई इनकार करता है या उस पर एतराज़ करता है, वो बात तो बनती है। लेकिन आपका एक सूबा है जो 44% है आपका, वो पूरे का पूरा जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर तीसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कर रही है, वहाँ पर जो लोग हैं वो इनके अपने वोटर हैं, वो मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान में और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हर वक्त टेंशन लगी रहती है। इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि हर तीसरे दिन रेड अलर्ट जारी किया हुआ होता है। तो आप ये बात बताएं कि अगर किसी आम आदमी के लिए फायदे के लिए कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है, कोई प्लान बनाया जा रहा है, उसकी अगर ये मुखालफत करते हैं तो ये किस मुंह से जाएंगे अवाम के पास? देखिए, आप अगर तहरीक इंसाफ के हामी हैं या नून लीग के हामी, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लान गवर्नमेंट ले आती है जिसमें आप ये कहते हैं कि यार इस प्रोग्राम के तहत आपके 1 लाख बच्चे स्कूल जाएंगे, या इस प्रोग्राम के तहत आपके जो 1 लाख बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा, इस प्रोग्राम के तहत आपके 1 लाख लोगों को कोई ना कोई फायदा हो सकता है, तो आप उसकी किस मुंह से मुखालफत करेंगे? आप अगर उसकी मुखालफत करते हैं तो फिर आप अवाम में किस मुंह से जाएंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई के पास इस सारी सूरत हाल में हिमायत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अलबत्ता दूसरी जो बात है उसमें हम जा सकते हैं कि जैसे बिलावल भुट्टो जब इमरान खान से मिलते हैं तो इमरान खान उनसे अपने लिए कोई मराहत लेते हैं, या जैसे पीटीआई के वो लोग जो कि अंदर हैं जिनके लिए जैसे चेयरमैन सेनेट ने एक ऑर्डर जारी किया, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। इसके अलावा उनके मुख्तलिफ लोग हैं जो पार्लियामेंटेरियन, वो किसी भी केस में अगर जेल में है तो उसके हवाले से जो बातचीत हो सकती है वो होनी चाहिए, और उस पर गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है सोचना भी चाहिए। देखिए, कानून का मतलब ये नहीं कि जो इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार में तो कानून का फायदा सिर्फ और सिर्फ नून लीग या पीपल्स पार्टी को होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो बंदा पाकिस्तान में रहता है, आपके आइन और कानून को मानता है, उसके बिल्कुल उतने ही हुकूक हैं जितने शहबाज शरीफ के हैं या किसी और के हैं, उतने उसके भी है। अगर वो आपसे नजरियाती तौर पे इख्तलाफ रखता है तो इस बुनियाद पर आप उसके हुकूक सलब नहीं कर सकते। अगर किसी ने वोट पीटीआई को दिया है तो इस बुनियाद पे शहबाज शरीफ को यह हक नहीं बनता कि वो उसके जो हुकूक है उसको खत्म कर देगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसमें पीटीआई को भी लचक पैदा करनी पड़ेगी कि वो बात करें जो आम आदमी की हो, जो आवाम की बात हो, जो कि किसी भी जगह जब बात ये तो वो पीटीआई से मतलब वो तो आवाम के मसाइल पे बात ही नहीं कर रहे, वो तो सिवाय बानी पीटीआई के और कोई उनके जुबान पे लफ्ज ही नहीं है। तो यही तो वजह है कि पीटीआई कहाँ से शुरू हुई थी और किस जगह तक आ गई आपको है। लगता है कि इसकी वजह से उनका ग्राफ नीचे आ रहा है? उनका 100% नहीं, 1000% ग्राफ इस वजह से नीचे आया है। देखिए, वो पीटीआई जो कि सोशल मीडिया पे आपको नजर आती है उसमें और वो जो आवाम में नजर आती है उसमें बड़ा फर्क है। पीटीआई का एक जलसा हुआ था अभी जो हमने गुज़श्ता दिनों देखा था इस्लामाबाद में। उसके बाद पीटीआई ने कितने जलसे किए जो खैबर पख्तूनख्वा में किए। वहाँ पर जो आवाम का रेशो था वो कितना था? खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी अपनी हुकूमत है, उनके अपने लोग हैं सारे के सारे।
देखिए, जब तक आप आम आदमी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप आम आदमी के हुकूक की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको इखलाकी सपोर्ट नहीं मिलेगी। चाहे वो बानी पीटीआई हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो। आपको बिलाखिर अवाम से वोट लेकर आप मुंतखब होते हैं और आपको अवाम की बात करनी पड़ती है। तो जहाँ पर अवाम की बात होगी और उससे जो इनकार करेगा, उसका 100% नहीं 1000% ग्राफ नीचे ही जाएगा, वो बेशक माने ना माने। सही है, सही है। इशलाल साहब, एक ये कि अगर चले, अल्लाह करे कि बिलावल भुट्टो बानी पीटीआई को और पीटीआई के जो अरकान है उनको मनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी फौरन ईद के बाद एपीसी बुलाने का फैसला किया, अपोजिशन इत्तेहाद ने भी, और वो भी सरगर्म है। इधर से बिलावल को भी एक्टिव कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते बिलावल के और पीटीआई के दरमियान, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? एक तो आप ये ज़हन में रखें कि इस मुज़ाकरात में पीटीआई मजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक नया हिस्सा, एक नया धड़ा बनेगा। उसकी वजह ये मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं होंगे? ये मुज़ाकरात किस मकसद के लिए बुलाए जा रहे हैं? ये मुज़ाकरात बुलाए जा रहे हैं कौमी सलामती उसकी कॉन्फ्रेंस के लिए। ये कैसे कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस में को कामयाब होने देंगे? आपको याद है कि जब कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस का इजलास खत्म हुआ था, उसके अगले ही दिन यहाँ से जिस वक्त अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में गए हैं, वहां जाके उन्होंने कहा कि मैं अपने सूबे में किसी किस्म का, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, चाहे वो मुकम्मल ऑपरेशन हो, मैं अपने सूबे में नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमारे पास दहशतगर्द नहीं है। और हमारे जराये के मुताबिक तकरीबन अफगानिस्तान से 25,000 के करीब, 15 से 25,000 के करीब दहशतगर्द हमारे केपी के सूबे में बैठे हैं। आपको एक और चीज याद होगी कि 2 तर्जमान ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि 2021 में किसने अफगान तालिबान से बात करके वहां के जो ये TLP के या दूसरे जो लोग थे, वो पाकिस्तान कौन लाया था? यही सियासी जमात लाई थी। तो जब ये सियासी जमात लाई है, और दूसरी जानिब आप ये देखें कि इमरान खान का बानी पीटीआई ने ये बयान दिया था कि मैं अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी नहीं चाहता, मैं उनके कोई ऑपरेशन नहीं चाहता, हमें उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए। एक तरफ अफगानिस्तान खड़ा होकर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम कर रहा है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उनके साथ दोस्ती होगी। तो ये लोग कहाँ चाहेंगे कि कौमी सलामती में होना क्या है? कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास है, उसका मकसद ये है कि मुल्क के अंदर रियासत के ऊपर जो दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी का जो काम हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया भी एक दहशतगर्दी है, उसके खात्मे के लिए हमने काम करना। तो सर ये कहाँ करेंगे? ये दुश्मन मुल्क के जो ट्वीट है उसको रीट्वीट करते हैं, दहशतगर्दों को पनाहें आपने दी हैं, अफगानिस्तान के साथ आप नहीं लड़ना चाहते। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और इसमें वो आएंगे। वजीर आला KPK का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है। वो कहते हैं हम अफगानियों को, जो डेडलाइन है उनकी 6 दिन बाकी है मेरा ख्याल है, तो वो तो इस हक में नहीं कि अफगानियों को निकाला जाए। वो कह रहे हैं इन्हें रिटेन करें, इन्हें रहने दें इस मुल्क में, वजीर अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमती पॉलिसियों से टकराव की वजह भी मुज़ाकरात की नाकामी है? देखिए, ये जो बात है ना, ये बड़ी अहम बात है। मेरा ख्याल है कि जब पख्तूनख्वा हुकूमत इस सारे मामले को इस तरह से हैंडल करेगी और वो ये कहते हैं कि जी आप उनको ना निकालें, वो हमारे भाई हैं, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने ला के रखे कि कितने हमले होते हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको प्लान किया जाता है अफगानिस्तान से। बलूचिस्तान में कितने हमले हुए हैं, कितने लोग मारे गए, कितने फौजी शहीद हुए हैं जिनको प्लान किया गया था अफगानिस्तान से। देखें, अब यहाँ तो आप अपने मासूम लोगों को मरने दें या फिर इस पे अमल दरामद करें। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि जी आप लोगों को मरने भी दें और वो सारी चीज़ें भी अपनी मर्जी से करेंगे, ऐसे होगा नहीं। देखिए, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे लोग दहशतगर्द हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो इन्हीं लोगों के अंदर छुपे हुए हैं। देखिए, आप इस बात को माने, आप लाख राह पे इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन कोई भी हिंदू जो है वो इंडिया से निकल कर कराची नहीं आता, या वो इंडिया से निकल के आके बलूचिस्तान में बम हमला नहीं करता। वो वहां से बैठ के सिर्फ प्लान करते, वो आप ही के लोगों को इस्तेमाल करते हैं, आपके बीच में बैठे हुए लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को वो पैसा देते हैं, उन्हीं को वो बाकी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बुनियाद पर आपके अंदर ये धमाके होते हैं और ये दहशतगर्दी होती है। और सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की इस वक्त प्रॉब्लम है वो थी मुआशी प्रॉब्लम, और मुआशी प्रॉब्लम 100% जुड़ी हुई है आपकी इन दहशतगर्दी के वाकयात से। आप ये बताएं कि अगर आपके मुल्क में
रोज दूसरे दिन तीसरे दिन बम धमाका हो, तो वहां कौन सा मुल्क आके इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन सा इन्वेस्टर वहां पे पैसा लगाएगा, कौन सा बिजनेसमैन होगा जो वहां पे कारोबार करेगा। आपके पाकिस्तान से जो बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से बाहर गए थे, जो बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो क्यों गए थे? इसी वजह से गए थे कि बदअमनी थी, हालात खराब थे, कारोबार कर नहीं सकते थे। आप एक फैक्ट्री लगाते, अगले दिन आपको पर्ची आ जाती थी कि इतने पैसे हमारे पास जमा करवाओ। तो जब तक आप अमन अमान बहाल नहीं करते, लोगों को उनके पैसे की प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं देते, आपके पास कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आएगा। और जब बड़ा इन्वेस्टर नहीं आएगा तो आप अपने लोगों की जो मुआशी हालत बेहतर करना चाहते हैं वो किस तरह से करेंगे? खाली बातों से तो पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए तो रोटी चाहिए, आटा चाहिए। अब आप ये कहेंगे जी आटा नहीं होगा, आप सिर्फ हवा को जो ना वो हवाई बातें सुन के तो उससे पेट भर लें, ऐसे होगा नहीं। सही है, सही है। मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है। मैंने अब प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। सिर्फ जाते जाते अपने दोनों आज के जो टॉपिक थे उस पर थोड़ी सी बात करना ये चाहूंगा कि सोशल मीडिया हैंडलिंग जो है उसको आपने देखना है। जैसे पहले भी मैंने कहा कि आप ग्रास रूट लेवल पे इस पे थोड़ा काम करें, ना कि आप कानून पे कानून बनाते जाएं और उस पर अमल दरामद करने के लिए जो है उसका मिसयूज भी शुरू हो जाए। बेहतर है कि आप ग्रास रूट लेवल पे काम करें, लोगों को एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिवली कैसे किया जा सकता है और ये ग्रास रूट लेवल पे आप कर सकते हैं। हुकूमती सरपरस्ती में ये करना मुमकिन है। अगर एक बगैर हुकूमती सरपरस्ती पे प्रोपेगेंडा किया जा सकता है तो हुकूमत के तो वसाइल उससे कहीं ज्यादा है और वो उस प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। एक और दूसरा, जो आप मुज़ाकरात का अमल ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे, वो आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप इस मामले से बाहर निकले ताकि आप माशी तरक्की की तरफ तवज्जो दे सके। IMF ने आपका लोन प्रोग्राम अप्रूव कर दिया है। वो आपको क्लाइमेट चेंज की मद में $1 अरब से ज्यादा पैसे जो है वो देने जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि आप अपने पानी के रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें। आप अपने पानी के रिसोर्सेज के अलावा उन्होंने कहा है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें, आप अपनी सेहत के सहूलियात पर तवज्जो दें। 25 करोड़ से ज्यादा 26 करोड़ से ज्यादा आबादी का मुल्क है। खुदारा आप तवज्जो दें, थोड़े अवाम के मसाइल पर भी तवज्जो दें, सिर्फ अपने सियासी मसाइल पर तवज्जो ना रखें। इसके साथ ही अपने मेजबान रजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।